एक्सप्लोरर्स ऑफ द यूनिवर्स एपिसोड 3। दोस्तों, एक्सप्लोरर्स ऑफ द यूनिवर्स यानी कि अंतरिक्ष के खोजी के हमारे पिछले 2 एपिसोड्स को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष टीवी के हमारे दर्शक भी सिर्फ अंतरिक्ष नहीं बल्कि हमें इसकी गहराइयों की सैर कराने वाले महान वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसका 3रा एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इनमें से एक ने तो एलियंस के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया है और थंबनेल को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एंट्स जूलियस ओपिक की। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1893 को एस्टोनिया नाम के देश में हुआ था, जो आज यूरोप में है। साल 1922 में ओपिक ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की डिस्टेंस का एस्टिमेट लगाते हुए इसकी दूरी लगभग 14.5 लाख लाइट ईयर्स बताई थी, जबकि उसी समय के फेमस साइंटिस्ट एडविन हबल के अनुसार ये दूरी करीब 9 लाख लाइट ईयर्स की थी। अगर हम आज की एस्टिमेटेड दूरी 25 लाख लाइट ईयर्स के हिसाब से बात करें तो ये दोनों ही गलत थे, लेकिन ओपिक हबल के कंपैरिजन में ज्यादा सही थे। आज हम मार्स की सरफेस को जानने के लिए अलग अलग स्पेस प्रोब्स भेज रहे हैं, लेकिन ओपिक ने साल 1922 में ही मार्स की सरफेस पर क्रेटर्स की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया था। साल 1932 में ओपिक ने कॉमेट्स के ओरिजिन के बारे में कहा था कि ये प्लूटो के ऑर्बिट के बाहर स्थित किसी क्लाउड से आते हैं, और इंटरेस्टिंगली आज हम जानते हैं कि ये ऊट क्लाउड से ओरिजिनेट होते हैं, जो प्लूटो के ऑर्बिट के बाहर ही स्थित है। इसके 1 साल बाद यानी कि साल 1933 में उन्होंने हार्लो शेपली और सैमुएल बुथरॉयड के साथ मिलकर करीब 22,000 मीटियोर्स की खोज की थी। वैसे क्या आप हार्लो शेपली को जानते हो? ये वही एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हेबर कर्टिस के साथ 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल डिबेट में हिस्सा लिया था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक करना, और हाँ, उसको जरूर देखना। खैर, ओपिक ने रॉकिंग कैमरा नाम का एक डिवाइस भी बनाया था जो मीटियोर्स को ऑब्जर्व करने में काफी काम आता था। अनफॉर्चुनेटली साल 1944 में एस्टोनिया पर सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने हमला किया और उन्हें अपने देश छोड़कर जर्मनी की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपनी लाइफ का आखिरी कुछ समय अमेरिका और ब्रिटेन में भी गुजारा था। एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित 5.1 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड 2099 ओपिक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। साथ ही मार्स के मून फोबोस पर स्थित एक क्रेटर का नाम भी ओपिक रखा गया है। ये चीजें हमें ओपिक की लेगेसी कभी भी नहीं भूलने देगी। वैसे दोस्तों, क्या आप एंशिएंट एलियंस देखते हो? जी हाँ, वही एंशिएंट एलियंस जो हिस्ट्री टीवी 18 पर आता है। अगर हाँ, तो आपने इन्हें तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये इंसान कौन है, इनका नाम क्या है, और अगर ये इतने बड़े शो में बैठे हुए हैं तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है? इनका नाम है जॉर्जियो ए सुकालोस। इनका जन्म 14 मार्च 1978 को स्विट्जरलैंड के लुशन शहर में हुआ था। ये पेशे से एक राइटर, यूएफओलॉजिस्ट, टेलीविजन एक्टर और प्रोड्यूसर है। सुकालोस उस विचारधारा को मानते हैं जो कहती है कि हमारे पूर्वज एलियंस से मिल चुके हैं और एलियंस ने हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान निभाया है। इसे हम सूडो आर्कियोलॉजी कहते हैं। एलियंस के बारे में जानने की चाह और प्राचीन समय की चीजों में छिपे उनके सबूतों को खोजने के लिए जॉर्जियो सुकालोस दुनिया की कई जगहों की सैर कर चुके हैं, और वो टेलीविजन पर अपने एक्सपीरियंसेस और थियरीज, एंशिएंट एलियंस और इन सर्च ऑफ एलियंस जैसे शोज के माध्यम से दुनिया के सामने रखते हैं। ये लेजेंडरी टाइम्स नाम की एक मैगजीन के को-फाउंडर भी रह चुके हैं, जो एंशिएंट एलियंस और इससे रिलेटेड सबूतों के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश करती थी। लेकिन
लेकिन साल 2008 में ये बंद हो चुकी है। वैसे क्या आप सूडो आर्कियोलॉजी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो, या फिर क्या आप एंशिएंट एलियन शो के और भी कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, मैंने हमारे कमेंट्स में ये ऑब्जर्व किया है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में और भी ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं, और वो भी आसान शब्दों में। तो इसी कारण से मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं एक लाइव वेबिनार, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एस्ट्रोनॉमी, वो भी एक इजीएस्ट फॉर्म में, और साथ ही हम करेंगे Q&A, जिसमें कि उस टॉपिक पर आप अपने सारे सवालों और डाउट्स को क्लियर कर सको। तो अगर आप भी उस लाइव वेबिनार में एनरोल करना चाहते हो, जो कि 27 मार्च को शाम 7 बजे होने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसमें क्लिक करो और जा करके अपने सीट्स को बुक कर लो। अभी हमारा लिमिटेड सीट्स का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 202 रुपए जो कि कोर्स की वैल्यू है, उसके बजाय आपको 101 रुपए लगेंगे। यानी कि सीधे सीधे आपको अंतरिक्ष टीवी 50 कूपन कोड का यूज करना होगा। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और जा करके उस कोर्स में एनरोल कर लो। मिलते हैं 27 मार्च को। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए एक थियरी सबसे पॉपुलर है, और इसका नाम है द बिग बैंग थियरी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिग बैंग जैसी कॉम्प्लेक्स थियरी किसने दी थी? इनका नाम है जॉर्जस लेमैत्रे। ये बेल्जियम की एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट थे। इसके अलावा ये एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और बेल्जियम के कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुवेन में फिजिसिस्ट के प्रोफेसर भी थे। इन्होंने एक थियरी दी थी जिसे ये हाइपोथेसिस ऑफ द प्राइमेवल एटम या फिर द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। बाद में इस थियरी का नाम द बिग बैंग थियरी पड़ा। लेमैत्रे वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इसी के कारण हमारे आसपास की गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही है। बाद में एडविन हबल ने इस बात को प्रूव करके दिखाया था। हबल्स लॉ का डेरिवेशन भी लेमैत्रे ने ही किया था, और इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने अब इसका नाम बदलकर हबल लेमैत्रे लॉ रख दिया है। यही नहीं, आज हम जिसे हबल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, उस कांस्टेंट की पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लेमैत्रे ने ही निकाली थी, और वो भी एडविन हबल से 2 साल पहले। जब लेमैत्रे ने कहा था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो इस बात को ज्यादातर वैज्ञानिकों ने नकार दिया था। और क्या आपको पता है कि इन वैज्ञानिकों में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे? लेकिन आज उनकी थ्योरी यूनिवर्स की स्टडीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब बात करते हैं एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर की जिन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर ने सदी के सबसे महान अंतरिक्ष के खोजियों में से एक कहा है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार भी जो 20वीं सेंचुरी के सबसे महान एस्ट्रोनॉमर्स में से एक थे। मैं बात कर रहा हूं जैन हेनरिक ऊट की। 28 अप्रैल साल 1900 में नेदरलैंड्स के फ्राइजलैंड में जन्मे ऊट कई महान खोजों के लिए जाने जाते हैं। ऊट ने मिल्की वे के स्टडीज में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन भी दिए थे। उस समय के लोग मानते थे कि मिल्की वे हमेशा स्टेशनरी रहती है और हमारा सूरज इसका सेंटर है, लेकिन ऊट ने बताया कि मिल्की वे लगातार रोटेट कर रही है और सन इसका सेंटर नहीं है। साल 1932 में जैन ऊट ने ही सबसे पहले डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस की बात कही थी। ऊट ने बहुत सारे कॉमेट्स के बारे में भी स्टडीज किया था और बताया था कि अगर ये भी हमारे सूरज को ही ऑर्बिट कर रहे हैं तो हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट्स तक ही फैला हुआ नहीं है, बल्कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट के बाहर भी सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऊट क्लाउड का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एर्नस्ट ओपिक ने भी ऊट क्लाउड के बारे में बताया था। यही कारण है कि इस एरिया को ओपिक ऊट क्लाउड कहा जाता है, ना कि सिर्फ ऊट क्लाउड। लेकिन चूंकि ऊट ने ही इसके बारे में डिटेल्ड स्टडीज की थी तो उनके नाम पर ही इसे मेनली जाना गया। जैन ऊट वो पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने रेडियो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की थी। वैसे क्या आप गैलेक्टिक हालो के बारे में जानते हैं? ये वो स्टार ग्रुप्स है जो मिल्की वे को ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये मिल्की वे की मेन बेल्ट का हिस्सा नहीं है, मतलब ये मिल्की वे से बाहर स्थित है। इनकी पहली डिस्कवरी भी ऊट ने ही की थी। एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित एक 33 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड 1691 ऊट का नाम भी इन्हीं के सम्मान में रखा गया है।
दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लैपलेस इक्वेशन, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म और लाप्लेशियन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में तो सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। इन सभी के पीछे पियर सिमोन लाप्लास का दिमाग है। इनका जन्म 23 मार्च 1749 को फ्रांस में हुआ था। मैथमेटिक्स के अलावा इन्होंने इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी अपने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए थे। लाप्लास ने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी, जिसके अनुसार सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन नेबुला से हुआ है। लाप्लास वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में कहा था। इसके अलावा उन्होंने सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी, मून और सन के द्वारा धरती पर लगाए जाने वाले टाइडल फोर्सेस, धरती के शेप, सैटर्न और जुपिटर की साइज और मास के बीच की इनइक्वालिटी और ग्रेविटेशनल नोशन जैसे कई कॉन्सेप्ट्स की स्टडीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ब्लैक होल्स के बारे में बताते हुए उनका कहना था कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे विशालकाय स्टार्स हो सकते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि लाइट भी उनकी ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाती होगी। हालांकि उनकी ये स्टेटमेंट 18th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी और साइंस के हिसाब से इतनी एडवांस थी कि उस समय किसी ने भी उनकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब यार जरा सोचिए कि उस समय के इंसानों के लिए ये चीजें बिल्कुल नामुमकिन सी थी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही हमें कमेंट्स में ये भी बताओ कि क्या हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। वैसे दोस्तों क्या आपने हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो। उस चैनल पर आपको डेली 3 वीडियोज मिलते हैं, तो अपने नॉलेज को बूस्ट करो और जाकर के अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।